हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी का फर्स्ट सेमेस्टर है, डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म सिस्टमेटिक डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। और इस सेमेस्टर से हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था नोमेनक्लेचर, और जिसके अंदर हमने फर्स्ट टॉपिक ऑलरेडी अपलोड कर दिया है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर प्रेस करेंगे आप उस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आईसीबीएन के बारे में, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के बारे में, जिसमें आपको मेनली क्या क्या पढ़ना रहता है। अगर आप बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट हैं तो मेनली आपको पढ़ना पड़ेगा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके रूल्स, प्रिंसिपल एंड रिकमेंडेशन। ये 3 पॉइंट्स हैं जिसको आपको कवर करना होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं को कवर करेंगे और साथ में नोट्स भी बनाना है, क्योंकि ये 5 नंबर या 2 नंबर में एग्जाम पेपर में कई बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए आईसीबीएन। आईसीबीएन स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। प्यारे दोस्तों, बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी का फर्स्ट सेमेस्टर, जिसके अंदर आप एंजियोस्पर्म से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट यूनिट के अंदर आप स्टडी करते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। इसी के अंदर आप यानी कि एंजियोस्पर्म की सिस्टमेटिक डेवलपमेंट्स एंड रिप्रोडक्शन के बारे में आप स्टडी करते हैं। तो हमने यहाँ पर जो उसका सेकंड चैप्टर है नोमेनक्लेचर, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर को हमने स्किप नहीं किया है, उसको हमने ऐसा का मतलब ये नहीं है कि हम उसको पढ़ेंगे नहीं, उसको हम पढ़ेंगे लेकिन क्लासिफिकेशन के अंदर। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर, कई सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर आपने फर्स्ट चैप्टर जो कि है प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, आप उसको छोड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको हम क्लासिफिकेशन के अंदर कवर करेंगे। क्योंकि आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर सिर्फ यही है कि आपको वहां पर जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, आप उसके बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन एग्जाम पेपर में ऐसा कभी भी स्पेशली ये नहीं पूछता कि प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, कभी भी ऐसे नहीं पूछेगा। तो उसको हम कवर करेंगे उस टॉपिक को, लेकिन क्लासिफिकेशन के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उसके हमें प्रिंसिपल भी लिखने पड़ेंगे, उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी कवर करने होंगे। ठीक है, तब जाकर हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार होता है। उसी तरीके से बेंथम एंड हुकर का एंड हचिंसन का क्लासिफिकेशन होगा। तो इन क्लासिफिकेशन की हमें वहां पर प्रिंसिपल भी लिखना होता है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी, और साथ में क्लासिफिकेशन भी देना होता है। तो उसके अंदर ये टॉपिक कवर हो जाएगा। अब जो सेकंड चैप्टर है आपका नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर के अंदर जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसको तो मैं कवर कर चुका हूं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर प्रेस करेंगे आप वहां तक पहुंच जाएंगे। तो डोंट वरी, आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों आईसीबीएन। और आईसीबीएन स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। अच्छे से इसको याद कर लीजिए, क्योंकि 2 नंबर में डेफिनेटली कई बार 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीबीएन? सो यू नो वेरी वेल, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। मतलब इसको आप ऐसे याद कर लीजिए जैसे आपके मुंह पर आ जाए, रट जाए एकदम से, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमें आईसीबीएन के अंदर बेसिकली पढ़ना क्या है, क्योंकि आईसीबीएन एक ब्रॉड चैप्टर है एक तरीके से। अगर आप एक टेक्सोनोमिक की दृष्टिकोण से देखें तो एक तरीके से जैसे संविधान में दोस्तों कई सारे संशोधन किए जाते हैं, संविधान में कई सारे आर्टिकल्स, अनुच्छेद होते हैं, उसी तरीके से दोस्तों आईसीबीएन भी है। ठीक है, एक टेक्सोनोमिस्ट के लिए आईसीबीएन एक संविधान की तरह है, जिसके अंदर कई बार संशोधन किए जाते हैं। तो इसी तरीके से आईसीबीएन में भी संशोधन होते हैं। और वो संशोधन करता कौन है दोस्तों? वो करता है आईबीसी, यानी कि इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस। तो ये मैं थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं, वरना हमें पढ़ना क्या है बेसिकली। अगर आप बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों आईसीबीएन के प्रिंसिपल्स क्या हैं, आईसीबीएन के रूल्स क्या हैं, और आईसीबीएन के रिकमेंडेशन क्या है। रूल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसी के अंदर आप पढ़ेंगे होलोटाइप, सिन टाइप, लैक्टोटाइप, ठीक है, आइसोटाइप। ये जो टाइप्स होते हैं ये नेट लेवल, यानी कि अगर कोई पीएचडी भी कर लेता है तब भी उसको कई सारे ऐसे, मेरे टीचर बता रहे थे कि कई सारे टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने होलोटाइप, सिन टाइप, आइसोटाइप इनको पढ़ तो लिया है, बट उन्होंने सिर्फ याद ही किया है, उसका मतलब नहीं जाना कि आखिर आइसोटाइप का मतलब क्या होता है, इसके रूल्स क्या है। मतलब एक तरीके से एक होता है प्रैक्टिकली आपने किसी चीज को ऑब्जर्व कर लिया, एक होता है कि आपने एग्जाम पेपर में 2 नंबर में क्वेश्चन आया, आपने उसको लिख भी दिया लेकिन आपको पता नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो वो भी हम आज कवर कर लेंगे। रूल्स में आप बहुत अच्छे से समझने वाले हैं टाइपिफिकेशन को। टाइपिफिकेशन के अंदर आप पढ़ेंगे आप आइसोटाइप, जैसे कि मैंने आपको बताया होलोटाइप क्या होता है, आइसोटाइप क्या होता है, सिन टाइप क्या होता है, लैक्टोटाइप क्या होता है, को टाइप क्या होता है। ये सारे टॉपिक्स जो होते हैं ये भी कवर हो जाएंगे। रैंक ऑफ टैक्सा, ठीक है, यानी कि किसी भी प्लांट के, सबसे पहले तो आप मेरी बात ये सुन लीजिए, जैसे कि हमने देखा था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर कि किसी भी प्लांट का नोमेनक्लेचर करना हो, यहाँ पर आईसीबीएन दोस्तों जो होता है इसमें क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये सब रूल्स मेंशन होंगे। यानी कि अगर आपको किसी प्लांट का नोमेनक्लेचर करना है, क्लासिफिकेशन करना है, तो आप इसके रूल्स को, आईसीबीएन के रूल्स को फॉलो करके आप उसको जो है नोमेनक्लेचर आप उसका कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। तो मैंने जैसा कि कहा
कि जिस तरह से संविधान के अंदर संशोधन किए जाते हैं, लगभग कई बार ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि समय के साथ साथ जो है जब परिस्थितियाँ भी चेंज होती है तो कुछ ना कुछ हमें संशोधन करने की ज़रूरत होती है ताकि हम उसको अडेप्ट कर सकें। उसी तरीके से जो ICBN है उसमें भी कई सारे संशोधन किए जा चुके हैं, किए जाते रहते हैं। मतलब लगातार इसको IBC के अंतर्गत कई बार जो है IBC आयोजित की जाती है, आयोजित की भी जा चुकी है, जिसके अंदर कई सारे संशोधन की होते आ रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताने वाला हूं एक नया संशोधन, वो भी ठीक है वो आपको कवर हो जाएगा, लेकिन ये सब जनरल नॉलेज के लिए, ताकि आपको कुछ पता हो सके इसके बारे में। ठीक है, वरना कई लोग प्रिंसिपल रूल्स और रिकमेंडेशन पढ़कर ही इसको भूल जाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए इंट्रोडक्शन। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है BSc से रिलेटेड, और MSc में भी 2 नंबर में, लेकिन कभी कभी MSc में 5 नंबर में क्वेश्चंस ICBN से रिलेटेड 100% कई बार ये पूछा गया है। ठीक है, और BSc में ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर में, और या फिर 3.5 नंबर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ICBN में आप हेडिंग डालेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन। आखिर ये किस चीज़ को डील्स करता है, आखिर ये क्या रिप्रेजेंट करता है और क्यों ज़रूरी है इसके बारे में पढ़ना। ठीक है, आखिर टैक्सोनॉमिस्ट इसको क्यों स्टडी करते हैं। द ICBN इज द सेट ऑफ रूल्स। दोस्तों, ये एक रूल्स का सेट है एंड रिकमेंडेशन डीलिंग विद द फॉर्मल बोटेनिकल नेम्स दैट आर गिवन टू प्लांट। प्लांट के नोमेनक्लेचर के लिए दोस्तों कुछ रूल्स हैं, रिकमेंडेशंस हैं, उसी को ये डील करता है। द ICBN कैन ओनली चेंज बाय ए इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस। ICBN के जो रूल्स हैं, रिकमेंडेशंस हैं, उनको कौन चेंज कर सकता है? IBC, यानी कि इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस। ये कई बार आयोजित किया जा चुका है, कई बार आयोजित किया जाता है। ठीक है, इस चीज को नोट करना। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों, ICBN ड्यू टू द स्पेसिफिक रीडिसाइनेटेड एज ICN। दोस्तों, कुछ जैसे 2011 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ICBN जो IBC को आयोजित किया गया था, उसके कुछ स्पेसिफिक रीज़न की वजह से इसको रीडिसाइनेटेड किया गया था ICN से, यानी कि इसको हम ICN भी बोल सकते हैं। सो द IBC हेल्ड इन मेलबर्न। दोस्तों, ये जो इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस यानी कि जो IBC है, ये जुलाई 2011 में IBC हेल्ड इन मेलबर्न। मेलबर्न का ग्राउंड आपने सुना होगा, अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मेलबर्न ग्राउंड है, काफ़ी लंबा चौड़ा ग्राउंड है, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो वहीं मेलबर्न में ही दोस्तों ये आयोजित किया गया था। इस बार का जो IBC 2011 में जो हुआ था, वो ब्राउट दिस चेंज, उसमें ये चेंज किया गया था कि जो ICBN है उसको ICN से स्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम ICN से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स के लिए। तो दोस्तों, 18वीं IBC हेल्ड इन 2011 एट मेलबर्न। कहाँ पर? जो 18वीं IBC, यानी कि इससे पहले 17 IBC यानी कि इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस और भी कई बार आयोजित की जा चुकी हैं। ठीक है, इस चीज़ को नोट करना। और ये 18वीं IBC थी जो कि 2011 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। ठीक है, एंड मेड इन द फॉलोइंग चेंजेस। इसके अंदर क्या क्या चेंजेस अंतर्गत जो फर्स्ट चेंज है वो है द कोड नाउ परमिट्स इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन फॉर द नेम ऑफ न्यू टैक्सा। न्यू टैक्सा का नेम लिखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन को परमिट दिया गया। और दूसरा पॉइंट दोस्तों, लैटिन डायग्नोसिस और डिस्क्रिप्शन इज नॉट मैंडेटरी and permits the use of English और Latin for the publication of new name। दोस्तों, पहले ये होता था कि लैटिन लैंग्वेज में ही नेम को लिखना पड़ता था। ठीक है, चाहे किसी भी प्लांट का नेम लिखना हो, हमें क्या करना था, वहाँ पर लैटिन भाषा का यूज़ करना था। लेकिन अब ये थोड़ा सा इसमें संशोधन किया गया, यानी कि बदलाव किया गया या चेंज किया गया। अब हमें इंग्लिश में भी इसको जो है परमिट दिया गया, यानी कि आप जो नया नाम लिख सकते हैं वो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये 2 चेंजेस किए गए। तो इस तरीके से जो ICBN क्या है, एक कलेक्शन ऑफ रूल्स है। किसके रिगार्डिंग द साइंटिफिक नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स के साइंटिफिक नोमेनक्लेचर करने के लिए एक कलेक्शन ऑफ रूल्स का कलेक्शन है। ठीक है, जिसको आप फॉलो करके आप किसी भी प्लांट का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं या उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और दिस वाज फर्स्ट एक्सेप्टेड बाय इन 1961। ठीक है, कब एक्सेप्ट किया गया था? ICBN वाज फर्स्ट एक्सेप्टेड इन 1961। सो ICBN हैज प्रोवाइडेड ए कोड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। क्या? ICBN हैज प्रोवाइडेड ए कोड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। क्लासिफिकेशन, प्लांट की क्लासिफिकेशन के लिए ये जो है क्या प्रोवाइड कराता है? कोड प्रोवाइड कराता है। एंड गिव हायरार्ची ऑफ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोटेनिस्ट फॉलो वाइल क्लासिफाइंग प्लांट्स। ठीक है, एंड मेंशन डिफरेंट सफिक्स यूज्ड फॉर द यूनिट्स। प्रत्येक यूनिट, जितनी भी यूनिट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ऑर्डर लिखना है तो ऑर्डर में आपको सफिक्स क्या डालना पड़ता है? एल्स। ठीक है, किसी भी प्लांट के अंदर आप देख लोगे क्लासिफिकेशन करेंगे, फैमिली अगर आप मेंशन करते हैं तो फैमिलीज में आप सफिक्स में क्या लिखेंगे? AC। इसी तरीके से अगर डिवीजन लिख रहे हैं तो फाइटा। तो मतलब एक तरीके से जो सफिक्स के कुछ यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए जिसके अकॉर्डिंग हम पहचान सकें
कि कौन सा ऑर्डर है, कौन सा फैमिली है। अगर किसी के नाम के पीछे इस एसी आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि वो फैमिली के नाम बता रहा है। अगर एल्स आ रहा है तो हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कारा की बात करता हूँ, कारा एलगी का हमें क्लासिफिकेशन करना है, तो अगर मैं कह रहा हूँ कारेसी, तो यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये कारा की फैमिली के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। यदि मैं कहूँ कारेल्स, यानी कि मैं ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से फाइटा, क्लोरोफाइटा, यानी कि मैं डिवीजन की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब इसी से हम पहचान सके, उसके सफिक्स वर्ड से हम पहचान सके कि वो किस रैंक की बात कर रहा है, ठीक है। अब हमें मेन चीज़ पढ़ना क्या है, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। ये तो था एक तरीके से इंट्रोडक्शन ऑफ आईसीबीएन। हमें मेन पढ़ना है इसके प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रिकमेंडेशंस। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप इसको फटाफट नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए आईसीबीएन प्रिंसिपल्स। और आईसीबीएन प्रिंसिपल्स के अंदर आप नोट करेंगे द कोड इज फॉर्म बाय द फॉलोइंग 6 प्रिंसिपल्स। यहाँ पर किस कोड की बात की गई है, यहाँ पर ये जो कोड लिखा हुआ है ये वर्ड क्या कहता है, जैसे कि हम यहाँ पर फिर दोबारा से फुल फॉर्म को दोहराएंगे। आईसीबीएन स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि ये जो है एक इंटरनेशनल कोड है बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के लिए। यानी कि बोटेनिकल नोमेनक्लेचर यानी कि जैसे प्लांट है, जितने भी प्लांट्स है, एल्गी है, फंजाई है, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, इनके नोमेनक्लेचर यानी इनके नामांकन के लिए एक कोड दिया गया है इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। जिसके अंदर मैंने कहा इसमें प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, रिकमेंडेशंस हैं, और अभी हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स के बारे में। तो इस कोड के अंदर 6 प्रिंसिपल्स हैं जिसको आप अभी नोट करोगे, ठीक है। और यही आपको एग्जाम पेपर में भी देना होगा। अगर 5 नंबर में आता है तो, 2 नंबर में आता है तो आप बहुत 1-2 यहाँ पर 1-2 उठा सकते हैं, क्योंकि हमें 2 नंबर में आगे का जो फ्रंट पेज रहता है बीएससी के अंदर उसको हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल आप नोट करेंगे, बोटेनिकल नोमेनक्लेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। यानी कि जो दोस्तों बोटेनिकल नोमेनक्लेचर होगा, यानी कि आप प्लांट का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, तो आप जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर पर डिपेंडेंट रह ही रहेंगे। कई सारे ऐसे रूल्स हैं जो कि इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के अंदर आप जीनस और स्पीसीज सेम नहीं रख सकते, ठीक है। जीनस का नाम और स्पीसीज का नाम सेम नहीं रख सकते। बट जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, रेटस, ये चूहे का साइंटिफिक नेम है। इसके अंदर जीनस भी रेटस है और यहाँ पर जो स्पीसीज है वो भी रेटस है। वहीं पर अगर हम बात करें नाजा, अब यहाँ पर इस स्नेक का यानी कि कोबरा स्नेक का नाम नाजा रख दिया गया है। तो इसके अंदर क्या जीनस भी सेम नेम से रिप्रेजेंट किया गया है और स्पीसीज को भी सेम नेम से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पर जो बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के अंदर ये बात फॉलो नहीं होती है। तो बहुत सारा जो है जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर और बोटेनिकल नोमेनक्लेचर में काफ़ी सारा डिफरेंशिएशन है। तो इसलिए बोटेनिकल नोमेनक्लेचर जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगा जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर पर, ठीक है। इस पर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। दूसरा पॉइंट क्या है, द एप्लीकेशन ऑफ नेम ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप। किसी भी टैक्सोनॉमी का अगर ग्रुप का आप नेम लिखना चाहते हैं, किसी भी टैक्सोन का नेम लिखना चाहते हैं, इस डिटरमाइन, कौन उसको डिटरमाइन निर्धारित करेगा, बाय मींस ऑफ नोमेनक्लेचर टाइप से उसको निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है द नोमेनक्लेचर ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप। किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप का जो नोमेनक्लेचर है वो किस पर बेस्ड रहेगा, प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन, यानी कि वो जो है प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन पर ही बेस्ड रहेगा। क्या, नोमेनक्लेचर ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप, किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप का नोमेनक्लेचर। चौथा पॉइंट है इच टैक्सोनॉमिक ग्रुप विद ए पर्टिकुलर सर्कम्स्टेंस, पोजीशंस एंड रैंक कैन बी बियर ओनली वन करेक्ट नेम। सिर्फ एक करेक्ट नेम बियर करेगा। द अर्लीस्ट दैट इज इन अकॉर्डिंग्स विद द रूल्स। एक्सेप्शन, कुछ केसेस, कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दिया जाए, एक्सेप्शन इन सम स्पेसिफिक केसेस को छोड़ दिया जाए, तो सबका सब एक सिंगल करेक्ट नेम ही रहेगा, ठीक है। चौथा पॉइंट है साइंटिफिक नेम ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप। किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप का जो साइंटिफिक नेम है आर ट्रीटेड ए लैटिन वर्ड्स, यानी कि दोस्तों वो लैटिन लैंग्वेज में रहेगा, रिगार्डलेस ऑफ देयर डेरिवेशन। उसके डेरिवेशन यानी कि उस पर व्युत्पत्ति के आधारित पर उसके जो है वो रिगार्डलेस उसके रहेगा, लेकिन नेम कैसे लिखा जाएगा, लैटिन वर्ड्स में, ठीक है। प्रिंसिपल है द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर रेट्रोएक्टिव अनलेस एक्सप्रेसली लिमिटेड। दोस्तों अगर आप कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए, द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर का जो रूल्स होता है वो रेट्रोएक्टिव यानी कि पूर्वव्यापी रहेगा, यानी कि जो पहले जो ऑथर ने उसको नाम दिया है वही नाम माना जाएगा। कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल यानी कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दिया जाए तो ये थे आईसीबीएन के 6 प्रिंसिपल्स। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों रूल्स ऑफ आईसीबीएन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस पुट आउट किए जाते हैं। इवन एमएससी एंट्रेंस का भी अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो वहां से जो मैंने कहा कि जो टाइपिफिकेशंस होता है वो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, उसको समझना भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले रूल्स ऑफ आईसीबीएन। और नंबर फर्स्ट रूल होगा रैंक ऑफ टैक्सा, यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले रैंक ऑफ टैक्सा यानी कि टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा वो भी कवर हो जाएगा। ए टैक्सोन इज रिफर्ड टू एज टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक
दोस्तों एक टैक्सोन जो होता है वो किस चीज़ को रिफर्ड करता है, किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? टैक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ किसी भी रैंक के टैक्सोनोमिक ग्रुप को। एवरी इंडिविजुअल प्लांट बिलोंग टू ए नंबर ऑफ सक्सेसिव हायर द स्पीसीज एज द बेसिक यूनिट। दोस्तों स्पीसीज जो है वो सबसे बेसिक यूनिट रहेगी। द प्रिंसिपल रैंक ऑफ टैक्सा इन सीक्वेंस आर, इसमें सीक्वेंसेस में अगर आप चलें, अगर आप इसको बढ़ते क्रम में रखें तो सबसे छोटा जो क्रम रहेगा वो होगा स्पीसीज, फिर उसके बाद जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर डिवीजन और फिर किंगडम। अगर आप किसी प्लांट का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो सबसे ऊपर, अगर आप ऊपर की तरफ सबसे पहले क्या लिखेंगे? किंगडम, और किंगडम में आप लिखेंगे वो प्लांटी है, फिर उसके बाद आप उसका डिवीजन लिखेंगे, फिर उसके बाद उसकी क्लास लिखेंगे, फिर ऑर्डर लिखेंगे, फिर फैमिली लिखेंगे, फिर जीनस और फिर स्पीसीज। तो ये है दोस्तों एक तरीके से आप रैंक ऑफ टैक्सा, यानी कि टैक्सा, हर टैक्सा को एक अलग से रैंक दिया गया है। किंगडम को सबसे ऊपर रैंक दिया गया है, डिवीजन को उससे नीचे, फिर उसके बाद क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। दूसरा पॉइंट है इफ ए ग्रेटर नंबर ऑफ रैंक ऑफ टैक्सा इज रिक्वायर्ड। दोस्तों अगर हो सकता है कई बार कुछ अलग ही फीचर्स या वेरिएशंस देखने को मिल जाए किसी प्लांट के अंदर, तो हमें ग्रेटर टैक्सा की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि नंबर ऑफ टैक्सा और भी हमें चाहिए होते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों? सब लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा सब स्पीसीज, सब जीनस, सब फैमिली एंड सब ऑर्डर, या फिर सब क्लास, सब डिवीजन, सब किंगडम। तो यानी कि हम क्या करेंगे? प्रीफिक्स में यानी कि पहले सब लगा देंगे। जैसे सब किंगडम आपने पढ़ा होगा, सब डिवीजन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से, और इसी के अंदर एक रूल और भी इंक्लूडेड है, उसको भी आप नोट कर लीजिए। जैसे आप किसी किंगडम को लिख रहे हैं तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे? ए ई, वहां पर क्या आएगा? ए ई। जैसे फॉर एग्जांपल किंगडम प्लांट है तो आप क्या लिखेंगे उसको? किंगडम प्लांटी, ठीक है। और डिवीजन आप लिख रहे हैं, किसी कोई डिवीजन कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं, तो आप जैसे फॉर एग्जांपल उसको अपने एग्जांपल में सुना होगा क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा एक तरीके से डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डिवीजन के सफिक्स में आप क्या लगाएंगे? फाइटा। एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। प्रीफिक्स में किसी चीज को पहले लिखना यानी कि प्रीफिक्स, और किसी चीज को बाद में लिखना यानी कि सफिक्स। तो किंगडम के सफिक्स में आएगा ए ई, ये रूल में शामिल है। यानी कि किंगडम प्लांट को अगर आप लिखेंगे तो उसको लिखेंगे आप प्लांटी, ठीक है, ये आईसीबीएन रूल के अकॉर्डिंग। डिवीजन है, अगर डिवीजन है, आप किसी का डिवीजन मेंशन कर रहे हैं तो सफिक्स में क्या लगाएंगे? फाइटा, ये आईसीबीएन के रूल में स्थित है। उसके बाद है क्लास, अगर आप क्लास रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप लिखाएंगे ऑप्सिडा, ऑर्डर लिख रहे हैं तो एल्स, फैमिली लिख रहे हैं तो एसी। बाकी उसके बाद आपको पता है जो जीनस है वो नाउन वर्ड यूज किया जाता है, और स्पीसीज सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो ये जो 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट्स जो है इसमें आपको अच्छे से नोट कर लेना चाहिए कि फैमिली के लास्ट में सफिक्स में एसी लगाते हैं, ऑर्डर में एल्स लगाते हैं, क्लास के सफिक्स में हम ऑप्सिडा लगाते हैं, डिवीजन में फाइटा लगाते हैं, और किंगडम में एई लगाते हैं। तो ये है दोस्तों रूल्स ऑफ आईसीबीएन के अंदर रैंक ऑफ टैक्सा, ठीक है। तो अभी आप इसको फटाफट नोट कीजिए। फ्रेंड्स, रैंक ऑफ टैक्सा के बाद नंबर 2 हेडिंग डाल लीजिए टाइपिफिकेशंस। दोस्तों इस वीडियो का सबसे बेस्ट क्लिप है, अगर आपने इस क्लिप को समझ लिया तो आपके कई सारे शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे जो कि बीएससी और एमएससी में पूछे जाते हैं। जैसे व्हाट इज होलोटाइप, आइसोटाइप, सिनटाइप, पैराटाइप, लैक्टोटाइप, न्यूटाइप। ये 2-2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार रिपीट होते रहते हैं, और मैंने आपको बताया कई सारे स्टूडेंट्स इसको लिख भी आते हैं बट उनको प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व नहीं हो पाता। आखिर ये होलोटाइप होता क्या है, आखिर आइसोटाइप है क्या, इसको कंप्लीटली समझ नहीं पाते, हालांकि उसका डेफिनेशन जरूर लिख लेते हैं वो। तो इसको हम अभी प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व करेंगे, साथ में डेफिनेशन भी आपको नोट करना है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर टाइपिफिकेशंस होता क्या है। दोस्तों जैसे कोई ऑथर है और उसको किसी प्लांट को नेम गिवन करना है, यानी कि उसको उसका नोमेनक्लेचर करना है किसी प्लांट का, तो उसे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कोई ऑथर आया, वांट टू गिव ए नेम ऑफ प्लांट, वो चाहता है कि मैं किसी प्लांट का नेम गिवन करूं या उसका नोमेनक्लेचर या उसको क्लासीफाई करूं, तो उसके लिए उसे स्पेसिमेन की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों वो जो स्पेसिमेन होता है उसी को हम बोलते हैं दोस्तों टाइप। तो टाइप इज नथिंग, एक तरीके का वो स्पेसिमेन होता है जिसे वो नोमेनक्लेचर के लिए यूज करता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद दोस्तों वो जो टाइप है वो डिफरेंट और उसके भी कई सारे टाइप हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो एक हर्बेरियम शीट हो सकती है, और उस हर्बेरियम शीट पर सपोज कोई प्लांट है, उस प्लांट का ट्विग वो रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। ओरिजिनली उसको सबसे पहले ड्राई करेगा, जो भी हर्बेरियम टेक्निक्स हैं किसी हर्बेरियम शीट पर यूज़ करने का, तो उसको सबसे पहले उन सभी प्रोसेस से गुजर करके वो क्या करेगा, उसे हर्बेरियम शीट पर उस प्लांट के ट्विग को लगाएगा, जैसे उस पर फ्लावर होंगे, लीफ होंगे, स्टेम होंगे। तो उस तरीके से अब उसका नोमेनक्लेचर
क्लेचर के लिए उस हर्बेरियम शीट को वो यूज़ कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उस पर स्पेसिमेन आ चुका है। दूसरा दोस्तों, कुछ जैसे हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स होते हैं, कुछ हर्ब्स होते हैं जिनको हर्बेरियम शीट पर नहीं लाया जा सकता, तो उनका फोटोग्राफ लेकर के या उसका ड्राइंग बना करके भी आप उसको नोमेनक्लेचर के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब वो जो स्पेसिमेन है, जैसे मैंने कहा कि कुछ स्पेसिमेन फिक्स नहीं किया जा सकता, किसी को प्रिजर्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स हैं, आप उनको प्रिजर्व नहीं कर सकते या फिर उसको फिक्स नहीं कर सकते, तो उसके नोमेनक्लेचर के लिए किस चीज़ को यूज़ करें, तो आप उसके फोटोग्राफ को, ड्राइंग को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वो जो टाइप क्या हुआ, वो जो स्पेसिमेन जो भी आप नोमेनक्लेचर के लिए यूज़ करते हैं उसी को टाइप कहा जाता है, उसको हर्बेरियम शीट पर फिक्स करना वही टाइपिफिकेशंस कहलाता है। और टाइपिफिकेशन दोस्तों कई प्रकार का होता है जिसको मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो आई होप आपको टाइपिफिकेशंस का मतलब तो समझ में आ गया। अब आइए समझते हैं टाइपिफिकेशन कितने टाइप का होता है। जैसे नंबर फर्स्ट, होलोटाइप। दोस्तों सबसे पहले होलोटाइप को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मेरी बात को ध्यान से समझना। होलोटाइप को अगर आप समझ गए तो बाकी के जितने भी टाइप्स हैं इसको भी आप समझ जाओगे। दोस्तों होलोटाइप क्या होता है, जैसे कोई स्पेसिमेन और अदर एलिमेंट डिसाइनेटेड बाय द ऑथर और यूज्ड बाय हिम एज ए नोमेनक्लेचर टाइप। दोस्तों किसी ऑथर ने क्या किया, एक स्पेसिमेन लिया, ठीक है, जैसे कि स्पेसिमेन में सपोज वो हर्बेरियम शीट भी हो सकती है, फोटोग्राफ भी हो सकता है, ड्राइंग भी हो सकता है, ठीक है, या फिर स्पेसिमेन के अलावा कोई अदर एलिमेंट्स भी लिया, यानी कि वो ड्राइंग भी ले सकता है, फोटोग्राफ भी ले सकता है। तो उस कंडीशन में, ठीक है, उस स्पेसिमेन को वो जो नोमेनक्लेचर के लिए यूज कर रहा है ओरिजिनली, उसी को हम बोलते हैं दोस्तों होलोटाइप। तो होलोटाइप इज नथिंग, वो सिर्फ क्या है, एक स्पेसिमेन है या कोई एलिमेंट है जिसके लिए नोमेनक्लेचर के लिए वो जो है उसका यूज कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, होलोटाइप, यानी कि वो चीज़ ओरिजिनल है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ओरिजिनल क्यों कहा मैंने, इसका मतलब भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। नंबर सेकंड है दोस्तों आइसोटाइप, ठीक है। होलोटाइप तो आपको इतना क्लियर हो गया है कि स्पेसिमेन और अदर एलिमेंट, या तो कोई स्पेसिमेन हो या कोई अदर एलिमेंट हो, कुछ भी हो सकता है, वो डिसाइनेटेड बाय द ऑथर, वो ऑथर के द्वारा डिसाइनेटेड होता है, और यूज्ड बाय हिम एज किसके रूप में यूज हो रहा है, वो नोमेनक्लेचर करने के लिए एक तरीके से यूज हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे दोस्तों होलोटाइप, ठीक है। वो जो हर्बेरियम शीट होगी, जो भी होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, होलोटाइप। नंबर सेकंड आता है आइसोटाइप। दिस इज द डुप्लीकेट ऑफ द होलोटाइप, ये होलोटाइप का डुप्लीकेट है। अब इससे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपको तो सिर्फ इतना पता है कि होलोटाइप को तो समझ में आ गया कि वो होलोटाइप है, जो भी स्पेसिमेन या अदर एलिमेंट्स यूज कर रहा है नोमेनक्लेचर के लिए, उसको हम होलोटाइप बोल देंगे। बट अगर आइसोटाइप की अगर बात की जाए, तो आइसोटाइप तो इन्होंने कह दिया कि डुप्लीकेट है, इससे हम क्या समझे। तो दोस्तों सपोज करो हम होलोटाइप में एक हर्बेरियम शीट ले लेते हैं, ठीक है, अभी आपको एकदम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व हो जाएगा। उस हर्बेरियम शीट पर मैंने एक प्लांट का ट्विग ले लिया, ट्विग में जैसे फॉर एग्जांपल उसमें लीफ भी है एंड उसमें स्टेम भी है और उसमें फ्लावर भी है। अब दोस्तों उसी के जैसा मैंने एक और हर्बेरियम बिल्कुल सेम ले लिया, ठीक है। अब उसमें भी दोस्तों प्लांट के रूप में जो है ट्विग ले लिया है, सेम दोनों के दोनों हर्बेरियम शीट एकदम एक जैसी दिखाई दे रही हैं, ठीक है, यानी कि डुप्लीकेट हो गई हैं। तो अब आप एक को तो मैं यूज़ करूंगा होलोटाइप के रूप में, एक पर मैं एक हर्बेरियम शीट, यानी कि दो हर्बेरियम शीट हैं, तो एक हर्बेरियम शीट पर मैं क्या करूंगा, उसका यूज़ करूंगा होलोटाइप के रूप में, यानी कि ये मेन मेरा होलोटाइप का मतलब मेन हर्बेरियम शीट, ठीक है, जिसका मैं नोमेनक्लेचर के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में उन दो हर्बेरियम शीट में से एक को होलोटाइप मानेंगे, तो दूसरा जो बचा हुआ है उसको हम बोलेंगे दोस्तों आइसोटाइप। हालांकि दोनों सेम है, बट मैंने एक को कंसीडर किया होलोटाइप जो कि मेन मेरा रहेगा, और दूसरे को मैंने क्या कहा कि ये मेरे लिए आइसोटाइप हो जाएगा, ठीक है। तो आइसोटाइप भी आप समझ गए। नंबर थर्ड होता है दोस्तों सिनटाइप। सिनटाइप क्या है, when more than one specimen are cited by the author without maintaining या फिर उसने मेंशन नहीं किया विच आर द होलोटाइप इच स्पेसिमेन डिसाइनेड एज सिन टाइप। अब इस चीज़ को बड़ा ध्यान से समझना। दोस्तों सपोज करो मेरे पास 4 हर्बेरियम शीट है और चारों पर एक जैसे प्लांट ट्विग है, ठीक है, लेकिन जो ऑथर है उसने ये मेंशन नहीं किया कि इसमें मैं किसको मेन समझ रहा हूँ, यानी कि किसको, एक होता है ना जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 4 बायोग्राफी है, लेकिन आपने क्या किया, इस आप में उन चारों में से एक मेन बायोग्राफी होती है जिसे आप चाहेंगे कि नहीं मैं ये इंटरव्यू में देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगर उन चारों में से आपने ये मेंशन नहीं किया कि आखिर कौन सी आपकी मेन बायोग्राफी है, तब तक उसको कैसे समझ में आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है कि इस ऑथर ने ये 4 हर्बेरियम शीट ली और चारों में से ये मेंशन नहीं किया कि आखिर मेरा कौन सा होलोटाइप के रूप में मैं यूज कर रहा हूं, यानी कि कौन सा मेन है। तो उस कंडीशन में जो दूसरा ऑथर होगा वो क्या करेगा, उन चारों में से किसी एक को होलोटाइप मान लेगा और बाकी जो जितनी भी 3 रहेंगी हर्बेरियम शीट जो बची हुई हैं, रिमेनिंग ऑल हर्बेरियम शीट आर कॉल्ड सिन टाइप।
जो भी बची हुई हर्बेरियम शीट रहेंगी उसको हम सिन टाइप के रूप में कंसीडर करेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम दोस्तों देखते हैं पैराटाइप क्या होता है। स्पेसिमेन सिटेड अलोंग विद द होलोटाइप डिसाइनेटेड एज पैराटाइप। इसका सीधा सा मतलब यही है कि ऑथर आता है, वो कहता है नहीं मैं एक शीट को होलोटाइप नहीं मानता, मैं 2 शीट यूज कर रहा हूं होलोटाइप के लिए। तो दोस्तों एक तो वहां पर ऑथर क्या करेगा, उन दोनों को होलोटाइप मानेगा। तो इस कंडीशन में वो जो एक तो होगा होलोटाइप उसका, और जो दूसरा वाला जिसको हम होलोटाइप के रूप में ही कंसीडर कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, पैराटाइप। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर होगी। यानी कि दो हर्बेरियम शीट को एक साथ हम नोमेनक्लेचर के लिए यूज कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, पैराटाइप। क्योंकि एक तो उसमें होलोटाइप डेफिनेटली रहेगा, दूसरा जो उसके बिल्कुल सेम होलोटाइप के जैसा काम कर रहा है, यानी कि उसकी भी जरूरत है नोमेनक्लेचर के लिए, तो उसको हम बोलेंगे पैराटाइप। चौथा अब यहां पर उसके नेक्स्ट है लैक्टोटाइप। लैक्टोटाइप क्या होता है, दिस इज द सब्सटीट्यूट ऑफ द होलोटाइप व्हेन दैट इज लॉस्ट एंड इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द टाइप। दोस्तों यहां पर क्या हो रहा है, आपके पास 4 हर्बेरियम शीट है, ठीक है, और आपने क्या किया, उसमें से जो मेन आपका होलोटाइप था आपने कंसीडर किया कि हाँ ये मेरा मेन होलोटाइप है, इसी को मैं रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, मेन मेरे लिए रहेगा, बाकी सारे जो है आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। तो वहां पर जो मेन होलोटाइप है वो आपका गुम हो गया, मतलब वो आपका खो जाता है। तो बचा हुआ जो आप होलोटाइप के रूप में यूज करेंगे दोस्तों उसको क्या कहेंगे हम, लैक्टोटाइप। ठीक है, तो लैक्टोटाइप क्या है, लैक्टोटाइप जो सपोज एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, जैसे कि एक 4 हर्बेरियम शीट है, 4 में से आपका जो मेन होलोटाइप था वो कहीं गुम हो गया, यानी कि खो गया है। ठीक है, लॉस आपसे वो खो गया। तो बचे हुए जो 3 हर्बेरियम शीट हैं उनको आप होलोटाइप के रूप में कंसीडर करेंगे तो उसको आप क्या कहेंगे, लैक्टोटाइप। जो यहां पर जो नहीं खोया है, जिसको आप नोमेनक्लेचर के लिए यूज कर रहे हैं, उसको आप कहेंगे लैक्टोटाइप। उसके बाद आता है दोस्तों नियोटाइप। When all original material are missing, जब आपका सभी के सभी ओरिजिनल मटेरियल मिस हो जाए, एज ए न्यू टाइप इज सिलेक्टेड फ्रॉम द अदर मटेरियल। अब आप जो भी अदर मटेरियल सेलेक्टेड करते हैं नोमेनक्लेचर के लिए उसको हम बोलते हैं दोस्तों न्यू टाइप। तो आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि होलोटाइप क्या है, आइसोटाइप क्या है, सिन टाइप क्या है, पैराटाइप। अगर अब भी नहीं क्लियर हुआ है तो डोंट वरी, हर्बेरियम का जो टेक्निक है, हर्बेरियम के अंदर इसको दोबारा से अच्छे से रिपीट होना, ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, अगर आप हर्बेरियम का चैप्टर पढ़ेंगे अच्छे से तो ये सभी दोबारा से रिपीट होते हैं। आई होप आपको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व हो गया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब उसके बाद आता है दोस्तों आईसीबीएन का 3rd रूल, नेम ऑफ फैमिलीज। आप किसी भी फैमिली का नेम कैसे लिखेंगे, कैसे गिवन करेंगे। तो दोस्तों फैमिली में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि आपको सफिक्स में एसी ऐड करना है। क्या ऐड करना है, एसी। जैसे कोई गुलाब है, फूल, यानी कि गुलाब का जो फूल है, रोज का जो फूल है या फ्लावर है, उसको हम क्या करेंगे, उसका नाम है दोस्तों रोजा। ठीक है, अब उस रोजा के सफिक्स में आप लगाएंगे एसी तो उसकी फैमिली बन जाएगी दोस्तों रोजेसी। तो यानी कि इसमें जो रोजेसी है, इसमें एक जीनस है, जो रोजा है वो जीनस है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो रोजेसी है, इसमें जो रोजा है वो क्या है, जीनस है। ठीक है, अगर आप रोजेसी को स्प्लिट करेंगे तो रोजा एक जीनस हो जाएगा और एसी सफिक्स में जो लगा हुआ है उसको आप कहेंगे दोस्तों फैमिली है। ठीक है, तो एक तरीके से हमने फैमिली, जब भी आप किसी चीज को फैमिली में रिप्रेजेंट करेंगे तो आप उसके सफिक्स में लास्ट में आप क्या जोड़ेंगे, एसी जोड़ देंगे। ठीक है, जो कि यहां पर मैंने लिख दिया है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, तो ये तो था हमारा फैमिली को लिखने का तरीका। फैमिली एक प्लूरल वर्ड है दोस्तों, प्लूरल एडजेक्टिव है। प्लूरल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बोल रहे हैं फैमिली, तो यानी कि आपको एक ग्रुप नजर आ रहा है, यानी कि उसमें कई लोग हैं, यानी कि बहुवचन में क्लियर, ये जो वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है बहुवचन को। एक तो होता है सिंगुलर, प्लूरल और सिंगुलर, ये आपने पढ़ा होगा ग्रामर में आई थिंक, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है नंबर 4 रूल्स क्या है, ये आईसीबीएन के हम रूल्स ही पढ़ रहे हैं। 3rd रूल हमने पढ़ लिया है, फैमिली का नेम कैसे गिवन करना है, और 4th नेम हम पढ़ेंगे जीनस। अगर आपको जीनस लिखना है तो आप क्या करेंगे, तो दोस्तों जीनस एक नाउन वर्ड है, एक सिंगुलर वर्ड है। तो इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब आप जीनस का फर्स्ट वर्ड मेंशन करेंगे तो उसको आप कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। ठीक है, उसको आप क्या करेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों नेम ऑफ स्पीसीज। अगर आप किसी स्पीसीज का नेम गिवन कर रहे हैं तो इसका ध्यान रखना है कि आपको जो फर्स्ट वर्ड लिखना है दोस्तों उसको क्या करना है, स्मॉल लेटर में लिखना है। ये मैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में ऑलरेडी बता चुका हूं। और हमेशा ध्यान रखना, जीनस और स्पीसीज मिलकर के किसी भी एनिमल का या प्लांट का क्या करती हैं, उसका एक तरीके से साइंटिफिक नेम या जूलॉजिकल नेम या बोटेनिकल नेम प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, तो उसके साथ अब वो बोटेनिकल नेम या जूलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम कब कंप्लीट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो कंप्लीट तब होगा जब आप उसके पीछे ऑथर का भी नाम मेंशन करें
करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लीनियस ने दिया है तो उसको आप लिन करके लिखेंगे, तब जाकर के वो कंप्लीट उसका नाम बनेगा, साइंटिफिक नेम बनेगा, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। ये हमने पढ़ लिया टाइपिफिकेशन एंड नेम ऑफ फैमिलीज, नेम ऑफ जीनस, नेम ऑफ स्पीसीज और रैंक ऑफ टैक्सा। ये हमने अभी तक के आईसीबीएन के अंदर रूल पढ़े। अभी आप इसको फटाफट नोट कीजिए। फाइनली डिस्कस करते हैं आईसीबीएन के कुछ बचे हुए रूल्स। नंबर 6 रूल्स क्या कहता है? नेम ऑफ द प्लांट इन कल्टीवेशन। दोस्तों सपोज करो किसी किसान ने किसी वाइल्ड प्लांट, किसी जंगली पौधे को एग्रीकल्चर के रूप में यानी कि कृषि के रूप में यूज किया, देन तो उसका जो रियल नेम होगा या ओरिजिनल नेम होगा दोस्तों उसको चेंज नहीं किया जा सकता। यानी कि किसी जंगली पौधे का नाम आप चेंज नहीं कर सकते, चाहे आप उसको नॉर्मली उसको कल्टीवेट करके उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं तो भी, ठीक है। तो जंगली जो पौधे, जो जंगली पौधा होगा उसका नेम चेंज नहीं होगा, उसका जो ओरिजिनल नेम है वही नेम रहेगा। 7वां रूल है दोस्तों आईसीबीएन का 7th रूल, ऑथर सिटेशंस। दोस्तों द नेम ऑफ टैक्सोन इज इनकम्प्लीट। किसी भी टैक्सोन का जो नेम है वो इनकम्प्लीट रहेगा जब तक कि द नेम ऑफ ऑथर हु फर्स्ट वैलिडली पब्लिश, जो ऑथर का नेम है जिसने पहली बार उसको फर्स्टली वैलिडली उसको पब्लिश किया, द नेम इज सिटेड अलोंग विथ इट। जब तक आप उसको नेम को उसके साथ जोड़ ना दें, ठीक है, तब तक के ये जो उसका टैक्सोन का नेम होगा वो इनकम्प्लीट रहेगा। तो ये 7th रूल हो गया। इसके बाद आपको ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो इसमें रूल्स अगर आप पढ़ेंगे तो मैंने कहा बहुत ही ज़्यादा रूल्स हैं, एक तरीके से कई सारे पार्ट्स में या पॉइंट्स में डिवाइड हैं। रिकमेंडेशंस की अगर हम बात करते हैं तो रिकमेंडेशंस के अंदर भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। रिकमेंडेशंस के अंदर होता क्या है, उसके अंदर किस किस चीज़ों की व्याख्या की गई है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। इन विच रिकमेंडेशंस के अंदर नोमेनक्लेचर से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं, यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी प्लांट का आपको नोमेनक्लेचर करना है, उसका नामांकन करना है, तो उससे रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं दोस्तों उसके यूजेस को एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे उसका यूज किया जाता है, और उसी की चीज में उसमें व्याख्या की गई है। यानी कि जितने भी पॉइंट्स है रिकमेंडेशंस के अंदर वो यही से रिलेटेड है, ठीक है, नोमेनक्लेचर से रिलेटेड। उसका ऑब्जेक्ट क्या है? रिकमेंडेशंस जो आईसीबीएन के अंदर रिकमेंडेशंस है उसका ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? उसका ऑब्जेक्ट है टू ब्रिंग अप द यूनिफॉर्मिटी एंड क्लियरिटी इन फ्यूचर। भविष्य में दोस्तों एकदम क्लियर होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी यानी कि एक रूपी, यानी कि एकता का वहाँ पर एक ये पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्टिकुलर स्पीसीज का नाम जो भी है वो वही पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी कहीं पर कुछ और बोला जा रहा है, किसी कंट्री में उस चीज़ को किसी कुछ और नाम से जाना जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए और यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो ये है रिकमेंडेशंस के अंदर इसका ऑब्जेक्ट। सो आई होप आपको आईसीबीएन का ये जो टॉपिक है 5 नंबर या 2 नंबर में एग्जाम पेपर में कई बार रिपीट होता रहता है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई भी करता हूं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको और भी इसी तरह की वीडियो चाहिए तो तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और गुनगुनाते रहिए। चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। बाय बाय।